Hello everyone, welcome back to our social science class. Children, we were doing our fourth chapter of DAV class 7th social science, that is air around us. In our previous video, we had started the chapter and we had learnt about the various layers of atmosphere. हमने देखी थी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर मैंने आपको बताया था कि वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज़ बियॉन्ड 400 किलोमीटर। और हमने देखा था कि जितने भी वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी किस में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में। एंड एयरप्लेन्स के लिए जो सबसे बेस्ट लेयर होती है दैट इज़ स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर में ही हमने देखा था कि एक इम्पॉर्टेंट लेयर है दैट इज़ ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेंट रेज दैट कम्स फ्रॉम द सन। ओके, उसके बाद हमने देखा था एयर कॉम्पोजिशन, जिसमें वी हैड सीन द वेरियस गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर और इन एयर, लाइक नाइट्रोजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स और प्लांट्स, वेजिटेशन, ऑक्सीजन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग बींग्स, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वी कैन से plants also. And second thing, it जो एक्चुअल जो क्वांटिटी होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की, इफ़ इट इंक्रीजेस व्हाट हैपन, द टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड दैट समवेयर दीज डेज इट इज़ कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग. तो दिस वी हैड डन इन आवर प्रीवियस वीडियो. लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर. टुडे वी विल डू द पॉल्यूटेंट्स इन एयर. पॉल्यूटेंट्स क्या हैं बेटा? पॉल्यूटेंट्स मतलब पॉल्यूटेड पार्टिकल्स या कुछ ऐसे पार्टिकल्स दैट पॉल्यूट द एयर. उन पार्टिकल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे. सो व्हाट दीज पॉल्यूटेंट्स और दीज पार्टिकल्स आर विच पॉल्यूट द एयर. तो नेचुरल सब्सटेंसेस के अलावा देयर आर सम अदर थिंग्स और वी कैन से मैन मेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर विच पॉल्यूट्स द एयर. अब वो मैन मेड सब्सटेंसेस हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि एयर जो पॉल्यूट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमारे जो डेली लाइफ में, वट एवर वी डू, ठीक है, वी थिंक दैट वी आर डेवलपिंग बट सम, नॉट इवन सम, मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़ व्हाट इट डज, इट कीप्स आउट द वेरी हार्मफुल गैसेस which adds in the atmosphere and it pollutes the air. For example, you can say here, plying automobiles in cities releases gaseous pollutants like carbon monoxide, sulfur dioxide, lead particles causing air pollution. और इसी एयर pollution के कारण क्या होता है, several diseases occur. बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम ब्रीदिंग से रिलेटेड हो सकती है, वो प्रॉब्लम हमारी स्किन से रिलेटेड हो सकती है. मैनी पीपल हैव आई एलर्जी ऑल्सो, है ना. तो एवरी वन इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन वन और दी अदर वे. और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से धुआं निकलता है, व्हीकल्स दैट वी यूज़, ठीक है, उनमें से धुआं निकलता है. तो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग जहाँ प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वहीं पर हमारी जो न्यू इन्वेंशंस है कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल हैं. कैसे? बिकॉज दे पॉल्यूट द एयर. और अब ये जो धुआं निकलता है, द स्मोक पार्टिकल्स, अब चाहे वो इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, चाहे वो खेतों में, जैसे फसल काटने के बाद जब जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, है ना. जो लेफ़्ट ओवर पार्टिकल्स होते हैं उसमें, जिसको हम लोग हस्क बोलते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, उससे धुआं उठता है. गाड़ियाँ हम चला रहे हैं उनमें से धुआं निकल रहा है. तो ये सारी स्मोक व्हेन इट कंबाइंस विद फॉग सबको पता है बेटा, धुंध को हम लोग बोलते हैं विंटर्स में होती है ना. तो व्हेन दिस स्मोक कंबाइंड विद फॉग इट क्रिएट्स स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, स्मोक प्लस फॉग क्या बन गया हमारा, स्मोग. और ये स्मोक क्या है, आप लोगों ने रियलाइज़ भी किया होगा, आपके पेरेंट्स से भी आप लोग बात करेंगे अगर, तो अक्टूबर नवंबर का ये जो मंथ होता है, अक्टूबर एंड से लेकर पूरा नवंबर जो हमारा होता है, हम लोग जो अपने घरों से निकलते हैं ना, तो वी फील समथिंग एलर्जिक इन आवर आइज़. हमें ऐसा लगता है जैसे आंखों में कुछ चुभ रहा है, आंखों में कुछ जा रहा है, कुछ जलन सी फील होती है ना.
तो वो किसके कारण है? वो इसी स्मोक के कारण हम लोगों को फील होती है बेटा। कुछ लोगों को इसकी वजह से स्किन डिजीज़ हो सकती है, अस्थमा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है, तो वो उसका ड्रॉबैक मतलब नुकसान, उसका नुकसान भी किससे हो रहा है? हमें ही हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं दैट एड्स टू द एयर पॉल्यूशन, लाइक वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनिक इरप्शन तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी कंट्रीज़ में या वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में जहाँ भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उस वोल्केनिक इरप्शन के कारण बहुत सारी जो है हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं विच एड्स अप इन द एयर, और वो उसको क्या करती हैं? पॉल्यूट कर देती हैं। समटाइम्स फॉरेस्ट फायर ऐड पॉल्यूटेंट्स। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ड्यू टू एनी रीज़न फॉरेस्ट फायर हो जाती है, जंगलों में आग लग जाती है। दे आल्सो कॉजेज डैमेज टू द एटमॉस्फेयर। So we should have an awareness of these pollutants so that they are reduced in the atmosphere. तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और जितना भी पॉसिबल हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से एयर पॉल्यूशन ना हो। और ऑफ कोर्स हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं होता है तो एटलीस्ट मिनिमम हो, जहाँ पे हम चीज़ों को अवॉइड कर सकें जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, तो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अभी देखो बेटा, कोविड के टाइम पे मैंने आपसे शायद पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। कोविड के टाइम पे देखो, लॉकडाउन में लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट कितना क्लीन हो गया था, दूर तक विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, हमें दूर की चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आती थी। क्या कारण था? क्योंकि जो हवा में, हमारे एनवायरनमेंट में जो डस्ट पॉल्यूटेंट्स थे, ये जो पॉल्यूशन थी वो ख़त्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, फैक्ट्रीज़ नहीं चल रही थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही थी, तो कहीं से कोई धुआं आ ही नहीं रहा था, कहीं से कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं हो रही थी, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन था और बड़ा अच्छा हम सबको फील होता था। तो यही चीज़ें हैं कि इफ़ वी कैन अवॉइड, वी शुड अवॉइड डूइंग दोज एक्टिविटीज़ विच क्रिएट द एयर पॉल्यूशन। Now our next topic is atmospheric temperature and pressure. टेम्परेचर बेटा आप सबको पता है क्या होता है, प्रेशर भी, प्रेशर मतलब दबाव, टेम्परेचर मतलब तापमान। तो हम लोग जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, अभी गर्मी सर्दी टेम्परेचर अलग अलग होता है, ऐसे हवा में भी टेम्परेचर एंड हवा का भी प्रेशर होता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग एयर के प्रेशर की बात करें, जनरली हवा चलती है, वी डोंट फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर, बट इट ऑलवेज, हमेशा क्या करती है हवा? हमारे ऊपर प्रेशर बना के रखती है। इट कॉन्स्टेंटली प्रेसेस अस, लेकिन वो हमें फील नहीं होता। हमें वो फील कब होता है? व्हेन वी फील इट, जब बहुत तेज़ हवा चलती है, जब एकदम आंधी या तूफान की तरह आते हैं ना, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, तब हमें लगता है कि हमें जो तेज़ हवा आ रही है वो हमारी बॉडी को क्या कर रही है? पुश करती है, और हमें वो फील होता है फिर। तो वहाँ पर जब उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें फील होता है। अदरवाइज ऑलवेज एयर हैज़ अ प्रेशर ऑन आवर बॉडी। दिस प्रेशर, यही जो हवा का प्रेशर है, ये जो हवा का वेट है, दैट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर, एंड वी मेजर इट विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। अभी हवा के इस दबाव को, हवा के इस प्रेशर को किस चीज़ के साथ मेजर किया जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसका नाम है बैरोमीटर। यू कैन सी हियर इन द इमेज, दिस इज़ अ बैरोमीटर, जो बताता है। और ये प्रेशर किस चीज़ से होता है? नमी से। ठीक है, हवा के अंदर मॉइस्चर कितना है वो कहीं ना कहीं उसके प्रेशर को कम या ज़्यादा करता है। तो हवा जितनी सूखी होगी उतना ही उसका प्रेशर कम होगा। हवा में अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो हवा का प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अभी जो प्रेशर की मेजरमेंट यूनिट है, अब कोई भी चीज़ जब हम नापते हैं तो उसकी यूनिट तो होती है ना। जैसे आपकी हाइट अगर नापेंगे तो हम नापते हैं फीट, कितने फीट आप लंबे हो गए हो, है ना। और जब हम सड़क की लंबाई या हम क्लॉथ को मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में करते हैं, क्लॉथ को हम करते हैं मीटर्स में करते हैं, ठीक है, रोड्स को हम लोग किलोमीटर में करते हैं। तो हर चीज़ का एक मेजरमेंट यूनिट होती है। ऐसे ही एयर प्रेशर की मेजरमेंट यूनिट है बेटा मिलीबार। क्या है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस चीज़ के साथ हम मेजर करते हैं? बैरोमीटर के साथ। और इसकी यूनिट क्या है? मिलीबार। यानी जितना भी एयर प्रेशर होगा उसके आगे हम क्या लिखेंगे? मिलीबार।
जैसे हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। आपकी हाइट हम बताएंगे तो 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट, कितना फीट, है ना। इसी तरीके से जब हम एयर प्रेशर बताएंगे तो हम क्या बताते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन मिलीबार्स। द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल, अगर हम लोग सी लेवल पर, मीन सी लेवल पर एयर प्रेशर, नॉर्मल एयर प्रेशर की बात करते हैं, दैट रिमेन्स 1013 मिलीबार। बट एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन्स, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, और ट्रैवल इन एयर, अब या तो आप पहाड़ों में चले जाओ या हम लोग जैसे एयरप्लेन्स में इफ़ वी ट्रैवल, तो हवा में तो हम लोग तो उड़ नहीं सकते, हवा में जाएंगे तो हवाई जहाज़ में ही जाएंगे, एयरप्लेन्स में ही जाएंगे, है ना। तो ईदर इफ़ वी गो टू माउंटेन्स और वी ट्रेवल इन एयर, वी नोटिस आवर ईयर पॉप, आवर ईयर पॉप। पॉप मीन्स कि हमें अपने कानों में ना बेटा कुछ ऐसे लगता है कि कुछ आवाज़ गूंज रही है, एंड वी फील सम काइंड ऑफ हैवीनेस इन आवर ईयर्स। अगर आप लोगों ने कभी फील किया होगा, तो जब भी हम लोग माउंटेन्स में जाते हैं या फिर इफ़ वी ट्रेवल इन एयरप्लेन्स, तो हमें अपने कानों में कुछ आवाज़ गूंजती हुई भी सुनाई देती है, ऐसे लगता है कि कुछ बोल रहा है, कुछ गूंज रही है। और दूसरा, हमें कुछ हैवी हैवी फील होता है अपने ईयर्स में। तो वो किस चीज़ के कारण है, दैट इज़ ड्यू टू द ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर, क्योंकि एयर टेम्परेचर एकदम कम हो चुका होता है वहाँ पर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे क्या हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है। तो दैट इज़ द रीज़न दैट वी फील दैट हैवीनेस इन आवर ईयर्स। दिस वेरिएशन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइड्स द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर्स। तो इसी तरीके से इन्हीं वेरिएशंस के कारण अलग अलग जगह पर विंड जो ब्लो करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इट ब्लोज इन डिफरेंट लेयर्स अकॉर्डिंग टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो यहाँ तक आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड। तो व्हाट इज़ विंड? विंड क्या होती है? हवा आप देख रहे हो, हम कहते हैं हवा जो है वो हर जगह है। सो इन एन एरिया वेयर टेम्परेचर राइजेज हाई, अब देखो हम किसी जगह के टेम्परेचर की, तापमान की बात कर रहे हैं। अब आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो आजकल टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर हाई मतलब अगर टेम्परेचर हाई है इट मीन्स गर्मी ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर जहाँ भी हाई होगा तो यानी कि वहाँ पर दिस इज़ द हाई टेम्परेचर, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर गर्मी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इन एन एरिया वेयर टेम्परेचर राइजेज हाई द एयर गेट्स हीटेड अप। अब ऑफ कोर्स वहाँ की हवा भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। और वो हवा गर्म होकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि गर्म चीज़ हल्की हो जाएगी, हल्की होकर कोई भी चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ ब्लो करना शुरू कर देती है। दिस कॉजेज फॉल इन एयर प्रेशर एंड द एरिया thus becomes low pressure area. The space vacated by hot air replaces the cold denser air of the surrounding high pressure area. तो इसको आप ध्यान से समझेंगे बेटा कि होता क्या है, जब जिस भी एरिया में हवा जो ज़मीन के पास ब्लो कर रही है, अब क्योंकि उस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जो ज़मीन के पास जो हवा चल रही है वो गर्म हो जाएगी। गर्म होके कोई भी चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि वो हल्की हो गई। तो सपोज़ यहाँ पर हवा है, ठीक है, अब ये हवा गर्म हो गई तो गर्म होके ये कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। तो अब ये वाला एरिया तो क्या हो गया, ये वाला एरिया खाली हो गया, क्योंकि यहाँ की हवा कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो अब क्या होगा, आसपास के एरियाज़ में जहाँ भी ठंडी हवाएं होंगी, जो जिनमें की नमी बहुत ज़्यादा होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वो हवाएं क्या करेंगी, जो हवाएं ऊपर जाके ठंडी हो गई हैं, अब उनका प्रेशर बढ़ गया है, तो अब प्रेशर बढ़ गया, दबाव बढ़ गया, तो वो कहाँ आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी। तो हैवी हवाएं नीचे आके इस एरिया को कवर कर लेती हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है चलता रहता है कि हॉट एयर ऊपर जाती है, नीचे जगह खाली हो जाती है, नीचे जाके वो हवा, ऊपर जाके वो हवा ठंडी हो गई, this is hot air, it will goes up there, it will cool down, okay,
ठंडी हो गई, एयर प्रेशर बढ़ गया, अब तो दोबारा से अब क्या करेगी, ये नीचे की तरफ या साइड वाले एरिया से हवा नीचे, तो इस तरीके से जो एयर सर्कुलेशन है इट कंटिन्यूज। अब यही जो एयर सर्कुलेशन है, द स्पेस वैकेटेड बाय हॉट एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड डेंसर एयर। अभी मैंने आपको बताया ना कि ठंडी हवाएं नीचे जो खाली जगह हुई है उसको फिलअप कर देती है। ऐसे तो कोई स्पेस हो नहीं सकती कि वहाँ पे हवा ही नहीं है ना। तो हवा सर्कुलेट होती रहती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती रहेगी, ठंडी हवाएं नीचे वाले एरिया को कवर करती रहेंगी। एंड दिस फ्लो और मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। हवाओं के इन्हीं मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, विंड बोलते हैं। ओके, दस विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। The phenomenon of monsoon is a good example of such seasonal winds. This change is caused due to unequal heating of land and water. ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, व्हाट इज़ हाई प्रेशर एंड व्हाट इज़ लो प्रेशर एरिया। देखो बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का एक दूसरे के साथ ऑपोजिट रिलेशन मिलेगा, ठीक है। प्रेशर का टेम्परेचर के साथ ऑपोजिट रिलेशन मिलेगा, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हवा के अंदर दबाव भी क्या है, ज़्यादा है। तो हवाएं, विंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो, आगे जाके यही कंसेप्ट आपका 9th क्लास में भी है बेटा, वहाँ पे आप इसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझो इसको कि जो विंड है वो हमेशा किस डायरेक्शन में चलती है। विंड ऑलवेज गोज़ फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है हवाएं हमेशा जाती हैं। वाई, अब उसको भी थोड़ा सा समझ लो। अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज़ यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है तो हवा गर्म हो गई, ठीक है, एयर क्या हो गई, हॉट हो गई। हॉट होने के कारण कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, ऊपर जाके इट विल कूल डाउन। अब आसपास जो, अब नीचे जगह क्या हो गई, इट इज़ वेकेंट, खाली जगह है ये, क्योंकि यहाँ की हवा कहाँ जा चुकी है, ऊपर जा चुकी है। तो आसपास अब जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं मतलब फुल ऑफ मॉइस्चर, यानी कि उनके अंदर नमी बहुत ज़्यादा है। अब उनके अंदर नमी भरी है, इसका मतलब कि वो हवाएं भारी हैं। तो यहाँ पर सपोज सर्दी है, यहाँ पर भारी हवाएं हैं, दिस इज़ हाई प्रेशर एरिया। तो यहाँ की हवा अब कहाँ जाएगी, इस खाली जगह को फिल करने जाएगी, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो इसलिए हवा हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। इस चीज़ को हमेशा आपने ध्यान रखना है कि विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हाई प्रेशर मतलब टेम्परेचर लो है बेटा, बार बार बता रही हूँ कि टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन हमेशा ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब यही चेंज हम लोग एक और तरीके से देखो आप समझ सकते हैं। दिस चेंज इज कॉज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब अगर हम लोग लैंड और वाटर हीटिंग की बात करते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट। पानी गर्म भी धीरे धीरे होगा और ठंडा भी धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली इन कंपैरिजन टू लैंड एरिया, जबकि ज़मीन गर्म भी एकदम हो जाएगी और ठंडी भी एकदम हो जाती है। जितनी जल्दी जो ज़मीन है वो गर्म होती है धूप में, उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। लेकिन पानी गर्म होने में भी समय लेता है, और पानी को, कौन से पानी की बात हो रही है, वाटर बॉडी, समुद्रों का, नदियों का, हम लोग नेचुरल वाटर बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो ठंडा होने में भी क्या लेती है, उतना ही टाइम लेती हैं। अब इसी कारण से पानी का जो टेम्परेचर होता है, जहाँ पर भी वाटर बॉडीज़ होंगी वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल मॉडरेट होगा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अब आप लोग समुद्री एरिया चले जाओ, ठीक है, साउथ में चले जाओ आप लोग, हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं इंडिया के साउथ में, क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। अब ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे, जो समुद्रों के साथ लगता इलाका है, तो यहाँ पर ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना सर्दी बहुत ज़्यादा है। किसके इफ़ेक्ट के कारण, इन्हीं समुद्री एरिया के इफ़ेक्ट के कारण।
क्यों? क्योंकि ना तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है बीच के एरिया में। कारण क्या है? क्योंकि ज़मीन एकदम तप जाती है, एकदम गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है सूरज की किरणों से। तो इस तरीके से अब होता क्या है, आवर कंट्री रिसीव्स मानसून रेन्स विच सपोर्ट आवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, दस आवर कंट्री इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द मानसूनल रेनफॉल। तो अब अगर हम लोग हमारी कंट्री का एग्जांपल देकर अगर मैं आपको समझाती हूँ, तो अभी इंडिया का ये हमारा लोअर पार्ट है, नीचे वी शेप्ड, यहाँ पर अरेबियन सी है, और ये हमारा इनर लैंड पार्ट हो गया यहाँ पे। अभी ज़मीन मैंने क्या बोला, ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या होगा? लो या हाई? मैंने बताया था कि कैसा होता है रिलेशन होता है ऑपोजिट। टेम्परेचर अगर ज़मीन पर हाई है तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। हाई टेम्परेचर है इसका मतलब ये लो प्रेशर एरिया है। और यहाँ पर समुद्रों की अगर हम बात करते हैं, अरेबियन सी है, पानी है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ कोर्स क्या रहेगी? नमी रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या है? लो रहेगा, टेम्परेचर हमारा कम रहेगा। अब टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि विंड कहाँ से कहाँ मूव करती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर हमारा समुद्र पर है, लो प्रेशर हमारा इंडिया के इनर पार्ट में है। तो हवाएं क्या करती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, नमी से भरी हुई हैं, मॉइस्चर से भरी हुई हैं, वाटर वेपर से ये पूरी तरह भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि समुद्रों का पानी जो इवेपोरेट होता है वो ये हवाएं क्या करती हैं? उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए इनका प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब ये लैंड एरिया में एंटर करती है, आजकल आप लोगों ने अगर अपने घरों में सुना होगा, बोल रहे हैं मानसून आ गया, मानसूनी बारिश न्यूज़ में सुनते होंगे आप। तो मानसून क्या है? मानसून ये हवाएं ही हैं जो अपने साथ बारिश लेकर आती हैं। ठीक है, इन्हीं हवाओं को जो अपने साथ बारिश लेकर आ रही हैं, इन्हें हम मानसून विंड्स बोलते हैं। तो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग इन मानसून विंड्स पर डिपेंड करते हैं। अब देखो, किसान बेचारा वो बारिश के इंतज़ार में बैठता है कि बारिश होगी तो उसकी फसलें अच्छी होंगी। क्योंकि हम लोग चाहे बोर का पानी जितना भी दे लें अपनी तरफ से, नहरों का पानी जितना, लेकिन जो नेचुरल वाटर का जो इफ़ेक्ट होगा, रेनफॉल वाटर का हमारी क्रॉप्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट होगा, वो हमारे दूसरे आर्टिफिशियल सोर्सेज पर नहीं हो, आर्टिफिशियल सोर्सेज का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर आपकी बताई गई है बेटा कि आवर कंट्री रिसीव्स मानसून रेन्स विच सपोर्ट आवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो यही मानसून विंड जो अरेबियन सी को क्रॉस करके भारत में एंटर होती है, अरेबियन सी से जब वो आती हैं तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, इंडिया के अंदर एंटर होती है तो उसको एकदम गर्म टेम्परेचर मिलता है। गर्म टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या होता है? वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं और उसके कारण बारिश हो जाती है। ठीक है, दस आवर कंट्री इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द मानसून रेनफॉल। तो इसलिए हमारी कंट्री बहुत सारी चीज़ों पर, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? मानसून विंड्स पर डिपेंड करती है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के, हमारे फार्मर्स की। डू यू नो देखेंगे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द अर्थ सरफेस। हायर द टेम्परेचर लोअर इज़ द प्रेशर। ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर ऑपोजिट होते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा तो हवा के अंदर प्रेशर कम होगा, अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई होगा। ओके बेटा, आई होप कि आपको यहाँ तक जो कंटेंट है वो क्लियर हो गया होगा आपका चैप्टर। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बच्चे। यू हैव टू रीड chapter till here in your book. You have to frame the short question. We'll continue the chapter in the next video. Till then, all of you take care and have a good day.